Welcome to Simplified UPSC by PPP, where we listen, learn, and grow together. Detailed lecture notes in English and Hindi, plus practice questions for prelims and mains, only on our Telegram channel. Link in description. Like and subscribe for more. नमस्कार और स्वागत है आज की इस चर्चा में। आज हम भारत के पर्यावरण, संसाधन और विकास से जुड़ी जो चुनौतियां हैं और उनका जो आपसी ताना बाना है, उसे समझने की कोशिश करेंगे। इसके लिए हम NCERT की जो किताबें हैं और UPSC परीक्षाओं में जो सवाल पूछे गए हैं, उनसे मिले विचारों का सहारा लेंगे। बिल्कुल, हमारा मकसद यही है कि भारत के संदर्भ में प्रकृति, हमारी गतिविधियां और जो नीतियां हैं, इनके बीच की जो काफी जटिल रिश्ते हैं, उनको थोड़ा खोलकर समझें। हाँ, हम देखेंगे कि हमारे आसपास की चीजें, मतलब वो संसाधन कैसे बनती हैं, उनका इस्तेमाल कैसे होता है और फिर इस सब का नतीजा क्या निकलता है। तो आइए शुरू करते हैं। अच्छा, सबसे पहले ये समझते हैं कि पर्यावरण आखिर है क्या। जैसे क्लास 7th की NCERT में दिया है, बड़ा सरल है। हमारे चारों ओर जो कुछ भी है वही हमारा पर्यावरण है। हाँ, बिल्कुल बेसिक परिभाषा। लेकिन इसमें एक और दिलचस्प सवाल जुड़ता है। कोई भी चीज संसाधन कब बन जाती है? क्या हर पत्थर या हर पेड़ संसाधन है? ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, कोई भी वस्तु अगर वो हमारी जरूरत पूरी कर सकती है तो हाँ, वो एक संभावित संसाधन है। लेकिन उसे असल में संसाधन बनने के लिए ना 3 शर्तें पूरी होनी चाहिए, जैसा कि क्लास 10th की NCERT में भी बताया गया है। अच्छा, क्या शर्तें हैं वो? पहली तो ये कि उसे इस्तेमाल करने की तकनीक, मतलब टेक्नोलॉजी हमारे पास हो। ठीक है। दूसरी, उसे निकालना या इस्तेमाल करना आर्थिक रूप से संभव हो, मतलब बहुत ज्यादा महंगा ना पड़े। और तीसरी, सबसे जरूरी शायद, कि समाज उसे सांस्कृतिक रूप से स्वीकार करे। अच्छा, यानी सिर्फ प्राकृतिक चीजें ही नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी, पैसा और समाज की मान्यता, ये सब मायने रखता है। हाँ, बिल्कुल। तो फिर पर्यावरण के घटक क्या-क्या हुए? क्या सिर्फ पहाड़, नदियां और हवा ही हैं? नहीं, इसे थोड़ा और विस्तार से देखना होगा। पर्यावरण के मुख्य रूप से हम 2 हिस्से मान सकते हैं। पहला है प्राकृतिक पर्यावरण। इसमें जमीन यानी स्थलमंडल, पानी यानी जलमंडल, हवा यानी वायुमंडल और जहाँ जीवन है वो जीवमंडल, ये सब इसमें शामिल है। ये सब प्रकृति की देन है। और दूसरा हिस्सा है वो मानव निर्मित पर्यावरण। इसमें वो सब कुछ आ जाता है जो इंसानों ने बनाया है। इमारतें हैं, पार्क हैं, पुल, सड़कें, उद्योग, स्मारक, ये सब। अच्छा। और एक तीसरा बेहद जरूरी घटक है खुद मानव, मतलब व्यक्ति, परिवार, समुदाय, धर्म, शिक्षा, अर्थव्यवस्था, राजनीति, ये सब भी एक तरह से हमारे पर्यावरण का ही हिस्सा है और इसे लगातार प्रभावित करते हैं। और इसी प्राकृतिक पर्यावरण के अंदर भी तो आपने जैसे जीव मंडल की बात की, उसमें सजीव और निर्जीव चीजें भी हैं। हाँ, बिल्कुल। प्राकृतिक पर्यावरण में हम जैविक और अजैविक तत्वों में फर्क कर सकते हैं। जैविक यानी सजीव जगत, पेड़ पौधे, जीव जंतु, हम सब। और अजैविक यानी निर्जीव तत्व, भूमि, जल, वायु, मिट्टी, तापमान वगैरह। ठीक है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये सब अलग थलग नहीं है। ये सभी जीवधारी आपस में और अपने आसपास के भौतिक और रासायनिक कारकों के साथ लगातार क्रिया करते रहते हैं। ऊर्जा और पदार्थ का लेन देन चलता रहता है। अच्छा। इसी जटिल तंत्र को हम पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम कहते हैं। ये एक तालाब जितना छोटा भी हो सकता है और एक बहुत बड़ा जंगल या महासागर जितना बड़ा भी। और भारत तो इस मामले में मतलब अविश्वसनीय रूप से विविध है। बिल्कुल। हमारे पास लौह अयस्क, मैंगनीज, बॉक्साइट जैसे कितने ही खनिज हैं। ऊर्जा के लिए कोयला और पेट्रोलियम जैसे पारंपरिक स्रोत हैं। तो वहीं अब सौर और पवन ऊर्जा जैसे नए रास्ते भी खुल रहे हैं। हाँ, नवीकरणीय ऊर्जा। और हमारी कृषि, वो तो हमारी अर्थव्यवस्था और समाज की रीढ़ है ही, वो भी एक विशाल संसाधन आधार है। ये विविधता परीक्षाओं के लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे UPSC में सवाल आया था परमाणु ऊर्जा के कच्चे माल की उपलब्धता पर। निश्चित रूप से। और यही विशाल विविधता और संसाधनों का असमान वितरण, मतलब कहीं कुछ ज्यादा है तो कहीं कुछ और कम है, इसी वजह से संसाधन नियोजन यानी रिसोर्स प्लानिंग भारत के लिए बेहद जरूरी हो जाता है। हमें ये भी याद रखना होगा कि हमारा एक लंबा औपनिवेशिक इतिहास रहा है, जहां बाहरी ताकतों ने हमारे संसाधनों का अपने फायदे के लिए जमकर शोषण किया। सही कहा। इस शोषण ने न केवल संसाधनों को कम किया, बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों के बीच विकास की एक गहरी खाई भी पैदा कर दी। तो संसाधन नियोजन का मकसद सिर्फ संसाधनों को बचाना नहीं है, जी। बल्कि उनका सही और
न्यायपूर्ण तरीके से इस्तेमाल सुनिश्चित करना भी है। बिल्कुल। नियोजन का मतलब ही है कि पहले पूरे देश के संसाधनों की पहचान करो, उनकी एक लिस्ट बनाओ, देखो कि कहाँ क्या उपलब्ध है, और फिर एक ऐसी योजना तैयार करो जिसमें सही तकनीक, कौशल और संस्थागत ढांचे का इस्तेमाल हो। इसका लक्ष्य सिर्फ आज की जरूरतें पूरी करना नहीं है, बल्कि भविष्य की पीढ़ियों का भी ख्याल रखना है। और यहीं पर सतत पोषणीय विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अवधारणा सामने आती है। हाँ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसका जो मूल मंत्र है ना, वो है विकास तो हो, लेकिन पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना, ताकि मतलब आने वाली पीढ़ियां भी इन संसाधनों का लाभ उठा सकें। 1992 में जो रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, रियो समिट, उसमें स्वीकार किया गया एजेंडा 21 इसी दिशा में एक वैश्विक सहमति का दस्तावेज है, जो गरीबी, बीमारी और पर्यावरण की क्षति से निपटने के लिए साझा जिम्मेदारियों पर जोर देता है। ये तो हुई संसाधनों और उनके नियोजन की बात। अब अगर हम देखें कि इंसान और पर्यावरण के बीच का रिश्ता कैसा है, खासकर विकास की प्रक्रिया में, इंसान अपनी जरूरतों के लिए पर्यावरण को बदलता तो है ही। हाँ, और ये बदलाव हमेशा सकारात्मक नहीं होता, दुर्भाग्य से। कृषि को ही देख लीजिए, ये हमारी सबसे पुरानी और बुनियादी आर्थिक गतिविधियों में से एक है। बिल्कुल। पारंपरिक तरीकों में, जैसे क्लास 7 और 10 की किताबों में जिक्र है, कर्तन दहन प्रणाली या झूम खेती का, उसमें किसान जंगल के एक छोटे से टुकड़े को साफ करके कुछ साल खेती करते हैं और फिर मिट्टी की उर्वरता कम होने पर नई जगह चले जाते हैं। इससे तात्कालिक जरूरतें पूरी होती थी, लेकिन अगर ये बड़े पैमाने पर हो तो वनों का नुकसान होता है। और आधुनिक कृषि, हरित क्रांति के बाद जो उच्च उपज वाले बीज, HYVI, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक, इनसे उत्पादन तो बहुत बढ़ा, अभूतपूर्व रूप से बढ़ा। हाँ, उत्पादन तो बढ़ा, लेकिन इसके दूसरे पहलू भी सामने आए हैं। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे इलाकों में देखिए, बहुत ज़्यादा सिंचाई से जल जमाव और मिट्टी में लवणता और क्षारीयता की समस्याएं बढ़ी हैं। अच्छा। रासायनिक उर्वरकों के ज़रूरत से ज़्यादा प्रयोग से मिट्टी के जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो नष्ट हो सकते हैं और भूमिगत जल भी प्रदूषित हो सकता है। यह भूमि निम्नीकरण यानी लैंड डिग्रेडेशन का एक बड़ा कारण है। और खनन गतिविधियां? हाँ, वो भी। खासकर झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा जैसे राज्य जहाँ खनिज भरपूर हैं, वहाँ खनन के बाद जमीन को अक्सर वैसे ही छोड़ दिया जाता है। इससे गहरी खाइयां बन जाती हैं, मलबे के ढेर लग जाते हैं, भूमि बंजर हो जाती है। और पशुचारण का भी असर होता होगा? बिल्कुल। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में अत्यधिक पशुचारण भी भूमि निम्नीकरण की एक मुख्य वजह है। और ये मुद्दे सिर्फ पर्यावरण तक सीमित नहीं है, ये सीधे सीधे कृषि की व्यावहार्यता और किसानों की आजीविका से जुड़े हैं। यूपीएससी में भी इन पर सवाल बनते हैं, जैसे भूमि सुधारों का कृषि उत्पादकता पर क्या असर हुआ, या कृषि को व्यवहार्य कैसे बनाया जाए। कृषि और खनन के अलावा पिछले कुछ दशकों में औद्योगिकरण और शहरीकरण का भी जबरदस्त विस्तार हुआ है। शहरों और उद्योगों की जो ये बढ़ती संख्या है, इसका पर्यावरण पर क्या असर पड़ा है? इसका तो बहुआयामी असर हुआ है। सबसे पहले तो संसाधनों पर दबाव बढ़ा है, खासकर पानी पर। हाँ, पानी की किल्लत तो बढ़ रही है। उद्योगों को भारी मात्रा में पानी चाहिए और शहरों की बढ़ती आबादी की ज़रूरतें भी हैं। इससे भूमिगत जल स्तर गिर रहा है और जो हमारे जल स्रोत हैं उन पर बोझ पड़ रहा है। और प्रदूषण? दूसरा बड़ा असर है प्रदूषण। उद्योगों से निकलने वाला धुआं वायु प्रदूषण करता है। उनका जो रासायनिक कचरा और गर्म पानी है वो नदियों और तालाबों में मिलकर जल प्रदूषण फैलाता है। सही बात है। फिर औद्योगिक और नगरीय कचरे के निपटान की सही व्यवस्था न होने से भूमि प्रदूषण होता है। और मशीनों, जनरेटरों, वाहनों का शोर वो ध्वनि प्रदूषण का कारण बनता है। इन सब को मिलाकर हम पर्यावरण निम्नीकरण यानी एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन कहते हैं। इस विकास का एक सामाजिक और आर्थिक पहलू भी है। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि विकास परियोजनाओं और औद्योगिक विकास के जो फायदे हैं वो सब तक बराबर नहीं पहुंचते। जमीन अधिग्रहण और स्थानीय लोगों पर पड़ने वाले प्रभावों को लेकर सवाल उठते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। देखिए, हमारे संविधान की प्रस्तावना में और राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में आर्थिक न्याय की बात कही गई है। हाँ, बिल्कुल। इसका मतलब है कि विकास ऐसा होना चाहिए जिससे समाज में असमानता कम हो, न कि बढ़े। विकास नीतियों का लक्ष्य होना चाहिए कि आर्थिक प्रगति, सामाजिक समानता और पर्यावरण संरक्षण,
इन तीनों के बीच एक संतुलन साधा जाए। लेकिन क्या ये संतुलन हमेशा सद पाता है? बड़ी बड़ी बांध परियोजनाएं होती हैं या औद्योगिक गलियारे बनते हैं? इनमें अक्सर हजारों लोगों को, खासकर आदिवासी और ग्रामीण समुदायों को, अपनी जमीन और घरों से विस्थापित होना पड़ता है। हाँ, ये कड़वी सच्चाई है। इस विस्थापन का उनके जीवन, उनकी संस्कृति पर बहुत गहरा असर पड़ता है। ये विकास की एक बड़ी कीमत है जिस पर अक्सर गंभीर सवाल उठते हैं। बिल्कुल, विकास किसके लिए और किस कीमत पर, ये सवाल सतत विकास की पूरी बहस के केंद्र में है। और यही हमें संरक्षण यानी कॉन्जर्वेशन के मुद्दे पर लाता है। हाँ, जब हम संसाधनों के सीमित होने की बात करते हैं, पर्यावरण पर बढ़ते दबाव को देखते हैं और विकास के सामाजिक प्रभावों को समझते हैं, तो संरक्षण की जरूरत और भी ज्यादा साफ हो जाती है। हाँ, और संरक्षण सिर्फ जंगलों या बागों को बचाने तक ही सीमित नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें खनिजों का सोच समझ कर इस्तेमाल करना होगा। ऊर्जा के जो नवीकरणीय स्रोत हैं, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, उन्हें अपनाना होगा। पानी बचाना होगा, मिट्टी की उर्वरता बनाए रखनी होगी और अपनी पूरी जैव विविधता को सहेजना होगा। क्योंकि ये संसाधन, खासकर खनिज और जीवाश्म ईंधन जैसे जो अनवीकरणीय संसाधन हैं, वो सीमित मात्रा में है। धरती को इन्हें बनाने में लाखों साल लगे हैं। सही कहा। अगर हम इसी रफ्तार से इनका इस्तेमाल करते रहे तो ये भविष्य के लिए बचेंगे ही नहीं, और साथ ही इनके जरूरत से ज्यादा उपयोग से ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन परत का क्षरण और प्रदूषण जैसे गंभीर पर्यावरणीय संकट पैदा हो रहे हैं, जो पूरी मानवता के अस्तित्व के लिए खतरा हैं। भारत में संरक्षण के लिए सरकारी स्तर पर तो कई कदम उठाए गए हैं। जैसे वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए 1972 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम लाया गया था। हाँ, बाघों को बचाने के लिए 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ। और भी कई राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य स्थापित किए गए हैं। हाँ, और इन सरकारी प्रयासों के साथ साथ सामुदायिक भागीदारी भी बहुत महत्वपूर्ण साबित हुई है। जैसे चिपको आंदोलन। बिल्कुल, उत्तराखंड का चिपको आंदोलन इसका एक सशक्त उदाहरण है, जहां महिलाओं ने पेड़ों से चिपककर उन्हें कटने से बचाया था। इसी तरह संयुक्त वन प्रबंधन, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, JFM, इनमें स्थानीय समुदाय सरकार के साथ मिलकर वनों का प्रबंधन और संरक्षण करते हैं और बदले में उन्हें वन उत्पादों का कुछ लाभ मिलता है। अच्छा, ये उदाहरण दिखाते हैं कि जब स्थानीय लोगों को संरक्षण से जोड़ा जाता है तो परिणाम ज्यादा प्रभावी और टिकाऊ होते हैं। ये कहीं ना कहीं विकास में समानता और भागीदारी के विचार को भी मजबूत करता है। संरक्षण की बात करते हुए जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी का जिक्र स्वाभाविक रूप से आता है। ये शब्द आजकल काफी सुनने को मिलता है। इसका सही मतलब क्या है? देखिए, जैव विविधता का सीधा सा मतलब है पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवों की विविधता। इसके हम 3 मुख्य स्तर मान सकते हैं। पहला, आनुवांशिक विविधता, जेनेटिक डाइवर्सिटी, यानी एक ही प्रजाति के जीवों में पाई जाने वाली अलग अलग विशेषताएं। ठीक है। दूसरा, प्रजातीय विविधता, स्पीशीज डाइवर्सिटी, यानी किसी एक क्षेत्र में कितनी अलग अलग तरह की प्रजातियां पाई जाती हैं। और तीसरा, इनकी विविधता। और ये विविधता हमारे लिए जरूरी क्यों है? अरे, ये तो हमारे अस्तित्व के लिए अनिवार्य है। हमें भोजन, कपड़े, दवाइयाँ, ईंधन, सब कुछ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जैव विविधता से ही मिलता है। विभिन्न प्रजातियां परागण करती हैं, मिट्टी बनाती हैं, बाढ़ को नियंत्रित करने में मदद करती हैं, जलवायु को नियमित करती हैं। ये सब महत्वपूर्ण पारिस्थितिक सेवाएं हैं जो हमें मुफ्त में मिलती हैं। लेकिन इस पर खतरा भी बढ़ रहा है। हाँ, बहुत गंभीर खतरा है। आवासों का विनाश हो रहा है, जैसे वनों की कटाई, आर्द्र भूमियों को भरा जा रहा है, प्रदूषण बढ़ रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, बाहर से लाई गई आक्रामक प्रजातियां फैल रही हैं और हम संसाधनों का जरूरत से ज्यादा दोहन कर रहे हैं। इन सब वजहों से जैव विविधता तेजी से घट रही है। इसी संदर्भ में जैव विविधता हॉटस्पॉट की बात भी होती है। ये क्या है? हॉटस्पॉट ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां प्रजातीय विविधता बहुत ज्यादा होती है। मतलब वहां बहुत सारी ऐसी प्रजातियां पाई जाती हैं जो दुनिया में और कहीं नहीं मिलती, जिन्हें स्थानिक प्रजाति या एंडेमिक स्पीशीज कहते हैं। अच्छा। और साथ ही इन आवासों पर मानवीय गतिविधियों का खतरा भी बहुत अधिक होता है। भारत में है ऐसे हॉटस्पॉट्स? हाँ, भारत में पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय, ये 2 प्रमुख हॉटस्पॉट माने जाते हैं। इन क्षेत्रों का संरक्षण करना वैश्विक जैव विविधता को बचाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
इसीलिए आप देखेंगे कि यूपीएससी परीक्षाओं में भी अक्सर लुप्तप्राय प्रजातियों और उनके प्राकृतिक आवासों पर सवाल पूछे जाते हैं। जैसे एक बार सिंह पूंछ मकाक पर सवाल आया था, हाँ याद है। या तारा कछुआ और पिग्मी हॉग भारत में मिलते हैं या नहीं, इस तरह के सवाल। ये तो स्पष्ट है कि स्थानीय स्तर पर हम जो करते हैं उसका असर वैश्विक पर्यावरण पर भी पड़ता है। जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग जैसे मुद्दे आज किसी एक देश की सीमा में बंधे नहीं हैं। बिल्कुल नहीं। जीवाश्मी ईंधनों मतलब कोयला, पेट्रोल, डीजल के जलने से, औद्योगिक प्रक्रियाओं से और वनों की कटाई से कार्बन डाइऑक्साइड जैसी ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन बढ़ रहा है। ये गैसें पृथ्वी के वायुमंडल में एक परत जैसी बना लेती हैं, जो सूरज की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है। इसी को ग्रीनहाउस प्रभाव कहते हैं। और इसी से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। हाँ, इसी के कारण पृथ्वी का औसत तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है, जिसे ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। इसके परिणाम हम देख रहे हैं। मौसम का मिजाज बदल रहा है, कहीं बाढ़ तो कहीं सूखा, समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं। कियोटो प्रोटोकॉल जैसे जो अंतर्राष्ट्रीय समझौते हैं, वो इसी वैश्विक समस्या से निपटने के सामूहिक प्रयासों का हिस्सा है। ये सदस्य देशों के लिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी के लक्ष्य निर्धारित करते हैं। चलिए, अब जब हमने इन सब पहलुओं पर बात कर ली है, तो क्लास 7 की एनसीईआरटी के पहले अध्याय पर्यावरण के अभ्यास प्रश्नों पर एक नजर डालते हैं। ये बुनियादी समझ को मजबूत करने में मदद करेंगे। हाँ, ये अच्छा रहेगा। एक क्विक रिकैप हो जाएगा। तो पहला सवाल है, पारितंत्र क्या है? व्हाट इज एन इकोसिस्टम? देखिए, पारितंत्र या इकोसिस्टम वो तंत्र है जिसमें सभी जीवधारी आपस में और अपने आसपास के भौतिक और रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं। ये सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, मतलब सजीव और निर्जीव घटकों के बीच का आपसी संबंध। हाँ, और उनका आपसी लेन देन। अगला सवाल, प्राकृतिक पर्यावरण से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल एनवायरनमेंट? प्राकृतिक पर्यावरण में भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे और जीव जंतु, ये सब शामिल है। मूल रूप से वो सब कुछ जो प्रकृति ने बनाया है। इसमें स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जीवमंडल आते हैं। ठीक है। तीसरा सवाल, पर्यावरण के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? जैसा हमने पहले भी चर्चा की थी, इसके 3 मुख्य घटक हैं। पहला, प्राकृतिक घटक जिसमें वायु, जल, स्थल और सजीव जीवमंडल आते हैं। दूसरा, मानव निर्मित घटक जैसे इमारतें, पार्क, पुल, सड़क, उद्योग आदि। और तीसरा, स्वयं मानव, एक व्यक्ति, परिवार, समुदाय, धर्म, शिक्षा, आर्थिक और राजनीतिक स्थितियां, ये सब भी पर्यावरण के ही घटक हैं। बहुत सही। अगला है, मानव निर्मित पर्यावरण के 4 उदाहरण दीजिए। ये तो आसान है। कोई भी 4 चीजें जो इंसान ने बनाई हैं, जैसे इमारतें, पार्क, पुल, सड़कें, हम इसमें उद्योग या स्मारक भी जोड़ सकते हैं। बिल्कुल। फिर है, स्थल मंडल क्या है? टानों और खनिजों से बनी होती है और मिट्टी की एक पतली परत से ढकी रहती है। इसी पर हमें पहाड़, पठार, मैदान, घाटियां जैसी अलग-अलग स्थलाकृतियां मिलती हैं। और अगला, जीवीय पर्यावरण के 2 प्रमुख घटक क्या हैं? जीवीय यानी बायोटिक। इसके 2 प्रमुख घटक हैं, पेड़ पौधे यानी पादप जगत और जीव जंतु यानी जंतु जगत। सही। और आखिरी सवाल इस सेक्शन का, जैव मंडल क्या है? जैव मंडल पृथ्वी का वो सीमित क्षेत्र है जहां स्थल, जल और वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। यहीं पर पादप और जीव जंतु पाए जाते हैं। ये एक तरह से स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल का वो हिस्सा है जहां जीवन मौजूद है। बहुत बढ़िया। ये सवाल जवाब वाकई कॉन्सेप्ट्स को पक्का करने में मदद करते हैं। हाँ बिल्कुल, ये बेसिक्स क्लियर होना बहुत जरूरी है। है कि हम अपने पर्यावरण और सीमित संसाधनों का प्रबंधन कितने टिकाऊ और न्यायपूर्ण तरीके से करते हैं। हाँ, ये एक जटिल तस्वीर है जिसमें प्रकृति, इंसान की जरूरतें, विकास की आकांक्षाएं और नीतियां सब एक दूसरे से उलझे हुए हैं। हाँ, और इस उलझन को सुलझाने के लिए, एक संतुलन बनाने के लिए लगातार कोशिशों की जरूरत है। हमें ऐसे रास्ते खोजने होंगे जिनसे विकास भी हो, पर्यावरण भी सुरक्षित रहे और विकास का लाभ समाज के सबसे निचले तबके तक भी पहुंचे। इसके लिए पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक विज्ञान दोनों का सहारा लेना होगा। चलिए, तो अब कुछ मुख्य बिंदुओं को संक्षेप में देख लेते हैं जो प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए उपयोगी हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल। प्रीलिम्स पॉइंटर्स, पर्यावरण, हमारे आसपास का सब कुछ, घटक, प्राकृतिक, स्थल, जल, वायु, जीव,
मानव निर्मित इमारतें, सड़कें, मानव, व्यक्ति, समुदाय, अर्थव्यवस्था। जैविक, सजीव, पेड़ पौधे, जीव जंतु। अजैविक, निर्जीव, भूमि, जल, वायु। पारितंत्र, इकोसिस्टम, सजीवों का आपस में और निर्जीव पर्यावरण के साथ अंतर संबंध। स्थलमंडल, पृथ्वी की ठोस ऊपरी परत। जैव मंडल, जीवन का क्षेत्र, स्थल प्लस जल प्लस वायु। संसाधन, जरूरत पूरी करने वाली वस्तु, तकनीकी, आर्थिक, सांस्कृतिक स्वीकृति। सतत विकास, भविष्य का ध्यान रखते हुए वर्तमान विकास। एजेंडा 28, रियो सम्मेलन का सतत विकास दस्तावेज। जैव विविधता, जीवों की विविधता, आनुवंशिक, प्रजातीय, पारितंत्रीय। हॉटस्पॉट, उच्च स्थानिक प्रजाति विविधता प्लस खतरा। नेन्स इनसाइट्स, संसाधन नियोजन, भारत की विविधता और औपनिवेशिक इतिहास के कारण महत्वपूर्ण, सतत विकास और समानता के लिए जरूरी। मानव पर्यावरण अंतरक्रिया, कृषि, झूम बनाम आधुनिक, औद्योगीकरण, शहरीकरण के प्रभाव, भूमि निम्नीकरण, प्रदूषण। विकास बनाम पर्यावरण, संतुलन की आवश्यकता, विस्थापन और आर्थिक न्याय की चुनौतियां। संरक्षण, क्यों जरूरी, संसाधन सीमितता, पर्यावरणीय संकट, तरीके, सरकारी कानून, सामुदायिक भागीदारी जैसे JFM, चिपको। जैव विविधता का महत्व और खतरे, पारिस्थितिक सेवाएं, आवास विनाश, प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन से खतरा। वैश्विक मुद्दे, जलवायु परिवर्तन, ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्लोबल वार्मिंग। और स्थानीय कार्यों का संबंध, अंतर्राष्ट्रीय प्रयास, क्योटो प्रोटोकॉल। और इसी संतुलन और भविष्य के रास्तों से जुड़ा एक विचार हम अपने श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। हाँ, हमने देखा कि स्कूली किताबों और UPSC के सवालों में नई तकनीकों का जिक्र आता है, जैसे सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स या 3D प्रिंटिंग, या भारत का अपना नेविगेशन सिस्टम IRNSS। सोचने वाली बात यह है कि क्या हम इन शक्तिशाली नई तकनीकों का इस्तेमाल सतत विकास के लक्ष्यों को पाने में कर सकते हैं, और अगर हाँ, तो कैसे सुनिश्चित करें कि ये तकनीकें मौजूदा सामाजिक आर्थिक असमानताओं को और न बढ़ाएं या पर्यावरण पर कोई नया दबाव न डालें। इस पर विचार करना जरूरी है। Thanks for watching. Follow us on Telegram and Instagram. Don't forget to like, share, and subscribe.